हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप से बहुत अच्छे हैं, हफ्ते चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 10 के 100% टीवाई के कराऊंगा। ये जो पीडीएफ है ये आप या तो आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इंडेस 10 के 100% कंसेप्ट की रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। एक बात और, ये एक रिवीजन वीडियो इसलिए मेरी जो बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडेस 10 में ना एक प्यारी सी बात याद रखो। जो इवेंट है वो कब हुआ है? बैलेंस शीट डेट के बाद और आपका अप्रूवल डेट से पहले, मीन्स रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले। अब वो इवेंट जो है एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है? अगर उस इवेंट के अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है तो आपके लिए एडजस्टेबल बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा? नॉन एडजस्टेबल बनेगा। रिवीजन वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो इंडेस 10 है उसके आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और जैसे आप वो रिवीजन वीडियो देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव पता लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए एक बात और, इंडेस 10 के ना जब भी आप क्वेश्चन करो तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को मान जाना। आपने क्या करना, डायग्राम बनाना है। सर छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए दोस्त, अगर आप डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बड़ी अच्छी लेवल की क्लैरिटी आएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ABC Limited has announced its interim result for Q1 ending 30th June X2 on 5th July X2। ओके, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है ABC Limited, उसने क्या किया है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2-3 आपका 1 अप्रैल X2, 30th जून X2, उसने जो इंटरिम रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया कब? 5 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, till that time the AGM for the year X1 X2 was not held। ओके, तो जो X1 X2 है ये 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X2 तक इसकी AGM अभी तक हेल्ड नहीं हुई है। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर X1 X2 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 जुलाई X2। सर जो आपका X1 X2 है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव हुई है सर, वो डेट क्या है? 15 जुलाई X2 यहाँ पे जाके क्या हुई? अप्रूव हुई। ठीक, तो कोई भी ऐसा इवेंट सर जो आपका 31 मार्च X2 के बाद अप टू 15 जुलाई X2 के बीच में होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहलाएगा। ठीक है जी सर। व्हाट विल बी द आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज पर द डेफिनेशन गिवन इन इंडेस 10। देखिए, इंडेस 10 ये कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कोई पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश कर दी है तो भी आपका जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड माना जाएगा वो माना जाएगा आपका रिपोर्टिंग डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले। तो यहां पे सर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कंपनी ने क्या किया है, अपने इंटरिम रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है 5 जुलाई को, तो भी सर क्या होगा, आपका जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होगा वो होगा 31 मार्च X2 के बाद और अप टू 15 जुलाई X2। ठीक, इसका एक बार आप आंसर देख लीजिए। देखिए, इवन इफ पार्शियल इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड द रिपोर्टिंग पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में सर आपका जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होगा कब से कब के बीच में होगा? 31 मार्च के बाद और 15 जुलाई के, अप टू 15 जुलाई। ठीक, तो इसके बीच का सर जो टाइम पीरियड है आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्यारी सी बात और, सर जो आपका इवेंट होता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या वो फेवरेबल होना चाहिए अनफेवरेबल? सर वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, दोनों सर आपके इवेंट कवर है। ठीक, ABC लिमिटेड इज इन ए लीगल सूट विद द GST डिपार्टमेंट। ठीक है, द कंपनी गेट्स ए कोर्ट ऑर्डर इन इट्स फेवर ऑन 15 अप्रैल। सर डायग्राम से ना बड़ी क्लैरिटी आती है। देखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू कराऊंगा और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसे हैबिट बनाएं। देखिए दोस्त, मुश्किल से हमें ना 30 सेकंड लगेगा डायग्राम बनाने में ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें वैसे पढ़ना है।
एक्स्ट्रा 30 सेकंड लगेगी, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा, पूरे कंट्रोल में होगा। देखिए, द कंपनी गेट्स ए कोर्ट ऑर्डर इन इट्स फेवर। सर कंपनी को एक ऑर्डर मिला अपने फेवर में, कब? 15 अप्रैल X2 को, ठीक है। विच रिजल्टेड इनटू रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च X2। सर हमारे फेवर में आ गया, और जो हमारी लाइबिलिटी बनती थी ना 31 मार्च X2 को, वो रिड्यूस कर दी इसने, ठीक है, ऑर्डर ने, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द X1 X2 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई X2। ओके सर, अपने अकाउंट कब अप्रूव हुए हैं? 15 मई X2 को, ठीक है। तो इसके बीच में सर जो भी इवेंट होगा वो अपने लिए क्या माना जाएगा? इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब उसके अगेंस्ट अगर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती है तो एडजस्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा? नॉन एडजस्टेबल होगा, आपको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एज द इवेंट इज फेवरेबल टू द कंपनी। सर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इवेंट आपका फेवर में या अनफेवर में, आप क्या करेंगे साहब? सर आप अगर इवेंट ऐसा है कि उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती तो आप उसे क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे, अदरवाइज सर आप क्या करेंगे? नोट्स अकाउंट में दिखाएंगे। सो बात की एक बात क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इवेंट आपके फेवर है या आपके अगेंस्ट में है, आप क्या करेंगे साहब? उसे इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड मान के चलेंगे, ठीक। The company's view is that favorable event after the reporting period should not be considered as it would hamper the realization concept of accounting. Comment on the company view in light of Ind AS 10. सर कंपनी का जो व्यू है वो गलत है, क्योंकि हमारे लिए सही क्या है? इवेंट कंसिडर किया जाएगा इररिस्पेक्टिव की फेवर में अगेंस्ट में, ठीक। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ABC लिमिटेड इज ट्रेडिंग इन लैपटॉप। बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, जैसे जनरली हम हर चैप्टर के अंदर करते हैं, मैं आपको ना 5 to 10 सेकंड हर क्वेश्चन से पहले दिया करूँ। इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन हाँ वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़े, फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है जी सर। चलिए, क्योंकि सर हम इस प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो करेंगे, पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च X2 द कंपनी हैज 50 लैपटॉप विच वर परचेज एट ₹45,000 ईच, ठीक है। कंपनी ने क्या किया साहब? 31 मार्च को जो लैपटॉप है वो परचेज कर लिए 45,000 के हिसाब से, ठीक है। द कंपनी हैज कंसिडर द सेम प्राइस फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर कंपनी ने इसी प्राइस को कंसिडर कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे सर Ind AS 2 का रेफरेंस देंगे। Ind AS 2 के अकॉर्डिंग सर हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV, ठीक। On 15th April X2, advanced version of the same series of laptop is introduced in the market. सर सेम लैपटॉप की सीरीज का क्या हुआ? एडवांस वर्जन आ गया। अब एडवांस वर्जन आने से क्या होगा सर? ये जो लैपटॉप है ये मार्केट की में इसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब एक बात और सर, क्या Ind AS 10 के अकॉर्डिंग ये एक एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है? आंसर यस, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेते हैं सर वो कब की लेते हैं? सर वो हम लोग लेते हैं अप्रूवल डेट से पहले। अगर सेम आइटम बिक जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस, अगर सेम आइटम नहीं बिकती, सिमिलर आइटम बिकती है, सिमिलर आइटम का सेलिंग प्राइस। अगर सिमिलर आइटम भी नहीं बिकती तो मैनेजमेंट क्या करेगा साहब? अप्रूवल डेट से पहले अगर उसके पास कोई फैक्ट आते हैं तो साहब उस फैक्ट को कंसिडर करके क्या करेगा? NRV निकालेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या बन जाएगा? NRV बन जाएगा, ठीक। Therefore, the price of the current laptop crashes to ₹35,000 each. The financial statement for X1 X2 were approved by the board of director on 15th May X2. Okay, सर फिर से बात कर लेते हैं, डायग्राम तो बनाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मेक इट हैबिट कि हमेशा डायग्राम बनाएं। चलिए 15 अप्रैल को सर यहाँ पे एडवांस वर्जन आने से क्या हुआ है? आपकी जो NRV है वो 35,000 आ गई है, ठीक है। इवन यहाँ पे तो आपको बताया है कि सर ये आपका प्राइस आ गया है, तो अगर एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखे होंगे तो फिर हम इसी को कंसिडर कर लेंगे NRV, ठीक। अदरवाइज सर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे, ठीक। और यहाँ पे जाके सर आपका अकाउंट क्या है? देखिए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर X1 X2 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई X2। ओके सर, यहाँ पे जाके अकाउंट अप्रूव हो गए, तो सर इसके बीच में कोई भी इवेंट होगा तो एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा। अगर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है, यहाँ सर आपके पास लैपटॉप है और यहाँ सर उनकी NRV गिरी, तो हम क्या करेंगे? एडजस्टेबल इवेंट मान लेंगे, ठीक। द कंपनी डज नॉट वांट टू वैल्यू द स्टॉक एट 35,000 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल एज द इवेंट ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग टुक प्लेस आफ्टर 31 मार्च X2। ये देखिए सर उसने बोल भी दिया 35,000 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। एंड द रिड्यूस प्राइस वर नॉट एप्लीकेबल एज ऑन 31 मार्च X2। कमेंट ऑन द कंपनी व्यू। अब क्या बोलेंगे सर? जो कंपनी का व्यू इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका एडजस्टेबल इवेंट है। हम इस केस में सर क्या करेंगे? इस सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक। चलिए
तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 35,000 लेस एनी एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, XY लिमिटेड हैड टेकन ए लार्ज साइज सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वैल्यूड एट ₹200 करोड़। ठीक है सर, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया 200 करोड़ का। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग X1 X2 एंड द कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। ओके सर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया X1 X2 के अंदर और नेक्स्ट ईयर में भी कुछ काम होगा। During the course of execution of the work on 29th May X2, the company found while raising the foundation work that it had met a rocky surface and cost of contract would go up by an extra ₹50 crore, which would not be recoverable from the contractee as per the terms of the contract. ये देखिए सर, 29 मई को क्या हुआ है, एक रोकी सरफेस मिली है सर, जिसकी वजह से अपनी 50 करोड़ से एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी और ये सर रिकवरेबल भी नहीं है किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, आगे देखिए। द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च X2 एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 जून X2। ठीक है, हाउ विल यू ट्रीट, अब ये देखिए सर, आपके जो अकाउंट अप्रूव कब हुए हैं, 15 जून X2 को। ठीक है, तो ये इवेंट सर कब का है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, हाउ विल यू ट्रीट द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। सर आप X1 X2 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे इसे कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए सबसे पहले सर यहाँ पे इवेंट हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल, अगर 31 मार्च X2 को सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है तो ये अपना एडजस्टेबल है। और हम लोग ना ऐसे बोलते हैं 31 मार्च X2 को, इसका मतलब होता है 31 मार्च X2 या उससे पहले। ठीक है, और अगर 31 मार्च X2 या उससे पहले सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हमारा सर वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब सर ये सर्विस तो पहले से है, तो क्या बन जाएगा सर, कंडीशन और कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती थी, अब सर एडिशनल एविडेंस आ गए हैं कि वो सरफेस वहां पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, इस कॉस्ट को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक, आइए इसका मैं आपको सॉल्यूशन रीड करा देता हूं। In the instant case, the execution of the work started during the financial year X1 X2 and the rocky surface was there at the end of the reporting period. Though the existence of the rocky surface is confirmed after the end of the reporting period, as a result of which it became evident that the cost may escalate by ₹50 crore. ठीक, in accordance with the definition of event after reporting period, since the rocky surface was there, the condition was existing at the end of the reporting period, therefore it is an adjusting event. The cost of the project and profit should be accounted for accordingly. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। A Limited was required to pay penalty for a breach in the performance of a contract। ठीक है सर, ए ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी थी और उसके ब्रीच की वजह से उसे क्या करना पड़ा, पेनल्टी पे करनी पड़ी। ठीक है, A Limited believed that the penalty was payable at a lower amount than the amount demanded by the other party। सर ए को ये विश्वास है कि उसे ना कम अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना कि सामने वाली पार्टी ने डिमांड किया। ठीक है, A Limited created provision for the penalty but also approached the arbitrator with a submission that the case may be dismissed with cost। सर ए ने क्या किया, प्रोविजन क्रिएट कर लिया। अब ये जो प्रोविजन क्रिएट किया होगा ये एज पर इंड AS 37 किया होगा। ठीक है जी सर, और वो आर्बिट्रेटर के पास अप्रोच लेके पहुंच गया कि साहब केस को देखिए, और उसे उम्मीद है कि सर सिर्फ कोस्ट के बेस पे डिसमिस्ड हो जाएगा, मतलब सिर्फ मेरे को कोस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक, A Limited prepared the financial statement for the year X1 X2 which were approved in July X2। सर क्वेश्चन समझते हैं, 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, यहाँ पे उसने क्या किया, प्रोविजन क्रिएट कर लिया। ठीक है, और आर्बिट्रेटर के पास पहुंच गया।
ए लिमिटेड प्रीपेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर X1 X2 विच वर अप्रूव्ड इन जुलाई X2। जुलाई X2 में सर जाके क्या हुआ, ये आपके अप्रूव हो गए, ठीक है। द आर्बिट्रेटर इन जून X2 अवार्डेड द केस इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड। सर आर्बिट्रेटर ने क्या किया, यहां पे जून X2 में किसके फेवर में केस दे दिया, ए के, मतलब हम केस जीत गए साहब। तो यहां पे क्या होगा, जो मैंने प्रोविजन क्रिएट कर रखा था उससे रिलेटेड एडिशनल एविडेंस आ गए, हाँ जी सर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे इवेंट हुआ, एडिशनल एविडेंस आए, जी सर, और इन एविडेंस के अगेंस्ट, इन इस इवेंट के अगेंस्ट बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या बन जाएगा सर, ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। तो ये जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया इसे मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। As a result of the award of the arbitrator, the provision earlier made by A Limited was required to be reduced. The arbitrator also decided that the cost of the case should be borne by the other party. Okay, arbitrator ने इतना फैसला भी ले लिया कि जो कोस्ट है ना सर वो अदर पार्टी को बोन करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक प्यारी सी बात सुनना, ध्यान सुनना। इंडेस 37 ये कहता है कॉन्टिजेंट असेट का मतलब होता है पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी सा जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, ठीक है, तो आप सर उसे क्या करेंगे, एज ए कॉन्टिजेंट असेट कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब कॉन्टिजेंट असेट को हम लोग बुक्स में कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले वो कहता है अगर रिमोटली लाइकलीहुड है आप इग्नोर कर देंगे, बाकी मैं इंडेस 37 में सर कॉन्टिजेंट असेट के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है जी सर। सेकंड, अगर सर हाईली प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, बल्कि हाईली प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं साहब, रिपोर्टिंग डेट पे अगर हाईली प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिजेंट असेट को डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाती है तो हम लोग से फिर असेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वर्चुअल सर्टेनिटी सर आपका ना कंकरेंट फॉर्म में हो, ठीक है। चलिए, the arbitrator also decided that the cost of the case should be borne by the other party. Now whether A Limited is required to remeasure its provision, yes, ये adjusting event है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन को रीमेजर करेंगे, और प्रोविजन का अमाउंट सर क्योंकि अब जीरो हो जाएगा, हमें कुछ पे नहीं करना, हम केस जीत गए, तो यहाँ पे प्रोविजन के अमाउंट को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कोस्ट दैट विल बी रिकवर्ड बाय ए लिमिटेड। सर जो हमें ए से कोस्ट की रिकवरी होगी, जो हमें क्या होगा सर, ए से कोस्ट की रिकवरी होगी, ठीक है। हम ये देखेंगे साहब वो रिकवरी कब हो रही है, देखिए सर वो तो इस साल हो रही है, तो सर फिर क्या रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे, आपका बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे सर क्या वर्चुअल सर्टेनिटी है, नो। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हाईली प्रोबेबिलिटी है, कॉन्टिजेंट असेट दिखा देंगे, और अगले साल P&L अकाउंट में सर उसे एज ए इनकम कंसिडर कर लेंगे, रिकवरेबल रिकॉर्ड कर लेंगे, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे, देखिए। एंड व्हाट would be the accounting treatment of the cost that will be recorded by A Limited, which has already been charged to the statement of P&L account as an expenses in the year X1 X2। तो हम लोग यहाँ पे सर क्या बोलेंगे, जो प्रोविजन क्रिएट कर रखा है उसे रिवर्स करेंगे, क्योंकि सर वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है रिपोर्टिंग डेट में, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सर एज पर इंडेस 37 कॉन्टिजेंट असेट दिखाएंगे, और अगले साल सर X2 X3 में से क्या करेंगे, एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक। Accordingly, the measurement of the provision is required to be adjusted for the event occurring after the reporting period. As for the recovery of the cost by A Limited from the other parties concerned, this right to recover was a contingent asset as at the end of the reporting period. ठीक, as per para 35 of Ind AS 37, contingent assets are assessed continuously to ensure that developments are appropriately reflected in the financial statement। ठीक है, यहाँ पे सर देखिए आप इसे contingent asset डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट हैज बिकम प्रोबेबल, और एक बात और है क्या सर, पास्ट इवेंट होना चाहिए, और यहाँ पे पास्ट इवेंट क्या बन गया साहब, आपका जो केस चला तो अपने आप में पास्ट इवेंट बन गया। बाकी ये सारी बातें मैं आपके साथ इंडेस 37 में डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक कॉन्टिजेंट असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच द रियलाइजेशन ऑफ असेट। देखिए सर कॉन्टिजेंट असेट को डिस्क्लोज किया जाता है, अगर रिकॉर्ड करने की बात है फिर वो असेट रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है, ठीक है। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच द रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड द रिलेटेड इनकम बिकम वर्चुअली सर्टेन, और वो कब बन रही है सर, X2 X3 में। तो X2 X3 में सर रिकवरी ऑफ कोस्ट को क्या करेगा, एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या लिखता है,
A company manufacturing and supplying process control equipment is entitled to duty drawback if it exceed its turnover above a specified limit. सर अगर एक लिमिट से ज़्यादा उसके टर्नओवर हो जाते तो उसे क्या मिल जाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक द कंपनी नीड टू फाइल एप्लीकेशन विद इन 15 days ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर. सर उसे जिस दिन ये टर्नओवर स्पेसिफाइड हो जाती है साहब, लिमिट वो कवर कर लेता है, ठीक है, उस दिन के 15 days के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है. इफ एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन stipulated time, the department has discretionary power of giving duty drawback credit. सर अगर वो इस फॉर्म को टाइमली फिल नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगी, फिर वो डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी है साहब, ठीक. फॉर द ईयर X1 X2 द कंपनी हैज एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. ओके, तो डायग्राम बनाते हैं. X1 X2 में सर उसने क्या किया? सर उसने टारगेट अचीव कर लिया, तो उसे क्या करना था? अप टू 15 अप्रैल तक फॉर्म भरता तो सर वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाती, उसे फिर ये ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती ही मिलती. फॉर द ईयर X1 X2 द कंपनी हैज एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट द एप्लीकेशन फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक इज फाइल्ड ऑन 20 अप्रैल X2. सर उसने इसे यहां पे फाइल नहीं किया, बल्कि आपके भाई के बर्थडे पे उसने क्या किया है? सर उसने फॉर्म फाइल किया है. बट द एप्लीकेशन फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक इज फाइल्ड ऑन 20 अप्रैल X2 विच इज आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 days ऑफ मीटिंग द टर्नओवर कंडीशन. सर यहां पे टर्नओवर कंडीशन उसकी पूरी हो गई थी, लेकिन उसने फॉर्म सर यहां जाके भरा है. अब किसकी मर्जी साहब? अब डिपार्टमेंट की मर्जी कि ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे या नहीं देंगे. ऐसा ही क्वेश्चन सर आपको इंडिया 37 में देखने को मिलेगा, ठीक. ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रेडिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन 28 June X2 एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 26 July X2. ये देखिए सर, डिपार्टमेंट ने क्या किया सर? 28 जो जून है X2 को ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट कर दी और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हो रही है? एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 26 July X2 वेदर ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट शुड बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट. ये देखिए साहब, ये 26 July X2 को जाके क्या हो रहा है सर? यहाँ पे आपके जो अकाउंट वो अप्रूव हो रहे हैं. अब यहाँ देखिए सर, हाईली प्रोबेबिलिटी आ गई है, बिल्कुल ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्टिजेंट असेट दिखा दें, क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी सर यहाँ पे जाके आई है और वर्चुअल सर्टेनिटी आने की वजह से सर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाके उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक. चलिए, ये इंडेस 37 के सर रेफरेंस इसके अंदर आएगा ही आएगा. इन द इंस्टेंट केस द कंडीशन ऑफ द एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड turnover was met at the end of the reporting period and the company was entitled for the duty drawback but the application for the same has been filed after the stipulated time. क्योंकि सर उसने एप्लीकेशन जो है वो टाइमली जमा नहीं कराई है, तो यहाँ पे सर जो पावर हो किसके पास चली गई? वो डिपार्टमेंट के पास पावर चली गई. therefore credit of the duty drawback is discretionary in the hands of the department. Accordingly the duty drawback credit is a contingent asset as at the end of the reporting period which may be realized if the department credit the same. ठीक, इसलिए सर इसे हम क्या करें? contingent asset दिखाएंगे. ये फिर कॉन्टिजेंट असेट के बारे में सर आगे एक्सप्लेन कर रखा. इन अकॉर्डेंस विद द अबव द ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट व्हिच वाज कॉन्टिजेंट असेट फॉर द ईयर X1 X2 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट एंड रिटर्न इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिपोर्टिंग पीरियड इन व्हिच द चेंज अकर. मतलब जो वर्चुअल सर्टेनिटी आई है वो कब आई सर? X2 X3 में, ठीक. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे. देखिए क्या लिखता है? XYZ लिमिटेड सेल goods to a customer goods to its customer with a promise to give discount of 5% on the list price of the goods provided that the payment are received from the customer within 15 days. सर हम लोग क्या करते हैं? मान लो हम XYZ लिमिटेड हैं, अपने कस्टमर को गुड्स बेचते और कहते हैं अगर वो 15 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे? 5% का सर लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है. XYZ लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5 लाख टू ABC लिमिटेड between 17th March X2 and 31st March X2. ABC Limited paid the due by 15th April X2 with respect to sale made between
17 मार्च X2 एंड 31 मार्च X2। देखिए सर, ये अपना अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X2 तक, ठीक है। यहां हमने कुछ गुड्स बेचे और कस्टमर को बोला कि अगर वो 15 अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे। कितना? 5% ऑन लिस्ट प्राइस। अब यहां पे सर कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब अप्रूवल डेट देखते कब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर इशू बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 31 मई X2। सर 31 मई X2 को ये क्या है, अप्रूवल डेट है। अब देखिए, कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है, ठीक है। यहां इवेंट हो गया, हाँ जी। उसके अगेंस्ट अगर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है सर, क्योंकि सेल यहां पे हो चुकी है तो कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और एडिशनल एविडेंस मिल गया कि उनको डिस्काउंट मिलेगा, तो सर ये क्या बन गया, एडजस्टेबल इवेंट बन गया, ठीक। स्टेट वेदर डिस्काउंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द सेल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यस, ये देखिए सर, therefore it is an adjusting event, accordingly XYZ Limited should adjust the sale made to ABC Limited with respect to discount of 5% on the list price of the goods, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, whether the fraud related to X1 X2 discovered after the end of the reporting period but before the date of approval of financial statement for X3 X4 is an adjusting event। सर यहां पे देखिए, ये कोई और ईयर है और ये कोई और ईयर है। ओ, बात समझना ध्यान से। ये है अपना X1 X2 X2 X3 X3 X4, यहां अकाउंट अप्रूव होते हैं। इससे पहले सर हमें पता लग गया कि एक फ्रॉड हुआ है जो कि X1 X2 में हुआ है। चेक करते हैं, क्या ये रिपोर्टिंग जो डेट है 31 मार्च X4 इससे पहले का है? यस। मैं ऐसे बोल सकता हूं साहब, यहां पे जो इवेंट हुआ है हमें क्या पता लगा, फ्रॉड पता लगा है, ठीक। क्या कंडीशन या कॉन्टिजेंसी आपकी रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले है? यस, तो ये क्या बन जाएगा, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। एक तो ये आंसर बनेगा इंडेस 10 के रेफरेंस में, ठीक। सेकंड सर, क्योंकि ये जो फ्रॉड आपका अर्लियर ईयर का है इसलिए इंडेस 8 के अकॉर्डिंग सर ये प्राइवेट एरर मानी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेंगे, ठीक है। कब? 3-4 के अंदर। सर एक बात बड़े ध्यान सुनना, 3-4 में क्यों लेंगे सर, क्योंकि ये 3-4 में एडजस्टेबल इवेंट बन चुका है, ठीक। ये देखिए सर, एडजस्टिंग इवेंट है ये, ठीक है। और इंडेस 8 के अकॉर्डिंग सर हम क्या करेंगे, इसको अकाउंट फॉर करेंगे। मैंने आपको आगे की बात भी बता दी कि 3-4 में ही आप इसे क्या करेंगे साहब, एडजस्ट करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेके। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। X Limited was having investment in form of equity share in another company as at the end of the reporting period 31 मार्च X2। देखिए साहब क्या कह रहा है वो, X Limited was having investment in the form of equity share in another company as at the end of the reporting period, ठीक है। सर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में मतलब 31 मार्च X2 तक उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपना 1 अप्रैल X1 है, 31 मार्च X2 है, यहां पे मान लेते हैं अप्रूव हुआ, इसके बीच में सर after the end of the reporting period but before the approval of the financial statement it has been found that the value of investment was prudently inflated by committing a computation error whether such event should be adjusted। बिल्कुल सर, और ये तो करंट ईयर का ही है इसलिए सर कोई रेट्रोस्पेक्टिव वगैरह नहीं जाना, आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन को करेक्ट कर देंगे, जो एरर हुई है सर उसको ठीक कर देंगे, और ये सर आपका क्या बन जाएगा, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन 10 देखेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, ABC Limited received a demand notice on 15 June X2
for an additional amount of 28 lakh from the excise department on account of higher excise duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating provision and depositing the same in respect of the transaction related to financial year X1 X2। सर उसने क्या क्या बोला है? उसने बोला है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर X1 X2 है, आपने जिस रेट से एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन बनाया है और जमा कराया है, कंपैरेटिवली रेट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और 15 जून को सर क्या किया डिपार्टमेंट ने? 28 लाख की डिमांड निकाल दी है, ठीक है, इस ईयर के रिगार्ड में। बहुत सिंपल समझते हैं। अप्रूवल डेट अगर इसके बाद होती है, ठीक है, एक बार देख ले क्वेश्चन की अप्रूवल डेट क्या दी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर X1 X2 आर अप्रूव्ड ऑन 10th अगस्त। अप्रूवल डेट, ध्यान से बात सुनना। कोई भी ऐसा इवेंट साहब जो बैलेंस शीट डेट के, रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ और अप्रूवल डेट से पहले हुआ है, ठीक है, ये है सर, ठीक। अब क्या ये एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल है? सर ये जो डिमांड निकाली है किसके रिगार्ड में निकाली है? यहां पर मैन्युफैक्चर के रिगार्ड में निकाली है, तो क्या बन जाएगा ये? एडजस्टेबल। बिल्कुल ठीक है। अब सर क्या हम 28 लाख का प्रोविजन बनाएंगे? सर इसके लिए हम लोग इंडेस 37 में जाएंगे और इंडेस 37 के साथ सर जो बेस्ट एस्टिमेट बनेगा हम क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। 10 के रिगार्ड में हम ये आंसर देंगे कि ये एडजस्टेबल इवेंट है, और 37 के रिगार्ड में सर हम ये आंसर देंगे कि प्रोविजन का अमाउंट सर एज पर 37 निकालेंगे, ठीक। In July X2, the company has appealed against the demand of 28 lakh and the company has expected that the demand would be settled at 15 lakh only। तो सर बेस्ट एस्टिमेट क्या है कंपनी का? 15 लाख है, तो 15 लाख के हिसाब से वो क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट कर देंगे एज पर इंडेस 37, और इंडेस 10 के अकॉर्डिंग सर ये प्रोविजन आपका 31 मार्च X2 को होगा, एडजस्टेबल इवेंट, ठीक। सो हाउ द अबव इवेंट विल बी हैव बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर X1 X2। तो आप ये बोलेंगे सर ये एडजस्टेबल इवेंट है, 15 लाख का प्रोविजन बनाएंगे एज पर इंडेस 37, ठीक। Whether these events are adjusting or non-adjusting event and explain the treatment accordingly। ये बताया साहब कि एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल इवेंट कौन से होते हैं। नोटिस आपको 15 जून को मिला है, और ये लिखता है साहब जो कि उस के बाद है, मतलब बैलेंस डेट के बाद, अप्रूवल डेट से पहले है, ठीक है। तो ये आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बन गया, ठीक। आगे लिखता है दिस डिमांड फॉर एडिशनल अमाउंट हैज बीन रेज्ड बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लीव्ड बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। Accordingly, condition exists on 31st March X2 as the goods have been manufactured during the reporting period on which additional excise duty have been levied, and this event has been confirmed by the receipt of the remand notice, therefore it is an adjusting event। सर जो आपका एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट होती है वो मैन्युफैक्चर के बेस पे होती है, तो आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए थे उस पर जो आपने रेट लगाया था उसके कंपेरिजन सर ये रेट क्या है? बढ़ गया, ठीक है, जो नोटिस भेजा है डिपार्टमेंट ने। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडेस 37, the company should make a provision in the financial statement for the year X1 X2 at best estimate of the expenditure to be incurred, that is 15 lakh। चलिए, हाँ जी सर, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम